गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है डाइन्स। आज इस डाइन्स में जो हम टॉपिक लेंगे वो है पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण। ये हमने पहले एल्कीन्स में भी डिस्कस किया था, तो इसको हम पहले थोड़ा एल्कीन के अंदर पढ़ चुके हैं और उसमें हमने ये बताया था कि कई सारे अणु आपस में जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको हम बहुलीकरण कहते हैं। तो सामान्य एल्कीन्स की तरह ही संयुग्मित डाइइन भी कई सारे अणु इसके आपस में जुड़ते चले जाते हैं या हम कहें बहुलीकृत हो जाते हैं। तो मॉलिक्यूल के आपस में जुड़ते चले जाने के फिनोमिना को पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण कहा जाता है। किंतु सामान्य एल्कीन्स के पॉलीमराइजेशन की तुलना में संयुग्मित डाइइनों के बहुलक ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जो हमने एल्कीन के लिए थे उनको, और ये डाइइन के पॉलीमर को अगर हम देखें तो डाइइन वाले ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या जटिल होते हैं। संयुग्मित डाइइन ने जो ये अपनी कॉन्जुगेटेड डाइइन है उनके पॉलीमराइजेशन में एक लक या मोनोमर का दूसरे मोनोमर के साथ जुड़ना, ये पॉलीमराइजेशन कहलाएगा। और ये जो एडिशन होता है वो 1-2 एडिशन या फिर 1-4 एडिशन होता है। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे से या तो 1-2 योगात्मक या फिर 1-4 योगात्मक अभिक्रिया देता है, उनके ऊपर ये जुड़ता है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उससे इसको समझाते हैं। हमने पहले तो पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन ली और इसका एल्कीन के साथ में कंपैरिजन किया। अब हम इसकी रिएक्शन लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लें एक रिएक्शन तो वो है 1,3-ब्यूटाडाइन को जब हम गर्म करते हैं तो उसके कई सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और एक रबड़ जैसा यौगिक बनाते हैं। उस रबड़ जैसे यौगिक को हम बहुलक कहते हैं। ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है और कई सारे मॉलिक्यूल के आपस में जुड़ते चले जाते हैं। और ऐसी की ऐसी सेम रिएक्शन आइसोप्रीन में भी होती है और उससे पॉली आइसोप्रीन जो है वो बनता है और उसकी संरचना प्राकृतिक रबर जैसी होती है। इसको हम ब्यूना रबर कहते हैं। एग्ज़ाम में कई बार ब्यूना रबर पूछा जाता है, तो उसमें आइसोप्रीन की कई सारी यूनिट है वो जुड़ जाती है और पॉली आइसोप्रीन बनाती है, उसको हम ब्यूना रबर कहते हैं। इसके अलावा भी इसके अंदर कुछ रबर, अलग अलग नाम के रबड़ और बनते हैं और इसको हम यहाँ पर लेंगे और इनका बहुत अधिक यूज़ होता है। सबसे पहला हम लेते हैं ब्यूना एस। कि जब सोडियम की प्रेजेंस में ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन इनको मिला के रिएक्शन होती है तो इनके पॉलीमराइजेशन से जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम ब्यूना एस कहते हैं। ये नाम कैसे बना? एस आया स्टाइरिन से और बी आया ब्यूटाडाइन से और आर आया रबर से, तो इसको ब्यूना एस और SBR भी कहते हैं। एस है स्टाइरिन से, बी है ब्यूटाडाइन से और आर है रबर से, इसलिए ये SBR भी कहलाता है। दूसरा हम लेते हैं वो है ब्यूना एन। ये ब्यूना एन ब्यूटाडाइन और विनाइल साइनाइड या फिर एक्रिलोनाइट्राइल से बनता है। उसको हम उससे जो इनसे जो बहुलक बना उसको हम ब्यूना एन कहते हैं। यहाँ पे भी एन का मतलब नाइट्राइल है और ब्यूना का मतलब ब्यूटाडाइन। तो इस तरीके से ये बहुलक या पॉलीमर्स बनते हैं। इसके अलावा एक हम और लेते हैं और वो है नियोप्रीन। ये नियोप्रीन जो है वो एक प्राकृतिक रबड़ के जैसा ही होता है
जो प्राकृतिक रबड़ है वो आइसोप्रीन का पॉलीमर है, जबकि नियोप्रीन क्लोरोप्रीन क्लोरीन परमाणु का बहुलक है। ये हमने यहाँ पर रिएक्शन ली, ये क्लोरोप्रीन और इसके कई सारे मॉलिक्यूल जुड़ के पॉलीक्लोरोप्रीन जो बनाते हैं, जो बहुलक बनता है, उसका नाम नियोप्रीन है, उसको हम नियोप्रीन कहते हैं। ये तो थे इसके बहुलीकरण की अभिक्रियाएं या पॉलीमराइजेशन अभिक्रियाएं। अब हम लेते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस। जो संयुग्मित डाइईन है उनकी हम केमिकल रिएक्शंस या रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं। इसके अंदर के जो संयुग्मित डाइईन्स हैं वो ज़्यादा स्थायी होती हैं, क्योंकि इनकी अगर हम रिएक्टिविटी देखें कि इनकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो कम होगी, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। जब स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी इनकी कम होती है। अब ये रिएक्टिविटी कम होती है, उसको हम इसके हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा के मान से समझाते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 1-ब्यूटीन का, और दूसरा हम एग्जांपल ले रहे हैं इसके अंदर, वो है 1,3-ब्यूटाडाइन। 1-ब्यूटीन एक ही डबल बॉन्ड है, इसका हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो वो एनर्जी जो आती है वो है 30.3 किलो कैलोरी पर मोल। अब इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड है तो इसकी जो एनर्जी आनी चाहिए वो आनी चाहिए 60.6, पर इसकी आती है 57.1। उसका मतलब जो 1,3-ब्यूटाडाइन है वो अपेक्षा से 3.5 किलो कैलोरी पर मोल अधिक स्थायी है। ठीक है, इसका ये हम कहते हैं संयुग्मित डाइनें जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है और उनकी स्टेबिलिटी कम होती है। इसकी पुष्टि हम इस तरीके से हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा के वैल्यू के आधार पर करते हैं। अब इनके अंदर इनकी जो रिएक्टिविटी है वो कम तो होती है, पर ये कुछ रिएक्शन करते हैं, कुछ अभिक्रिया इनकी इम्पॉर्टेंट है। उसके अंदर हम जो रिएक्शंस लेंगे, अलग अलग टाइप की इसके अंदर रिएक्शन ली जाएगी, पर यह देखा जाता है कि इसमें जो अभिक्रिया होती है वो 1,2 और 1,4 एडिशन इनके अंदर होता है। तो जब कभी इनके अंदर योगात्मक क्रिया होती है तो 2 प्रकार के प्रोडक्ट इसमें बनते हैं, एक तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट और दूसरा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। ये हमने यहाँ पर इसके 1,2 और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बताए हैं कि इसकी जब XY के साथ में किसी ब्यूटाडाइन की रिएक्शन होती है तो 1-2 पोजीशन पर X और Y जुड़ जाते हैं, या फिर 1 और 4 पोजीशन पर X और Y जुड़ जाते हैं। इसके अलावा क्योंकि एक डबल बॉन्ड और है इसके अंदर, आगे और अगर हम XY से इसकी रिएक्शन करवाएं तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 1-2 और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं। पर 1-2 और 1,4 योगात्मक अभिक्रियाएं जो होती है वो अभिक्रियाएं 2 मैकेनिज़्म से होती है। पहला जो हम लेते हैं इसके अंदर वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कि इसमें जो फर्स्ट है मैकेनिज़्म वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, कि जब संयुग्मित डाइईन पर हाइड्रोजन, हेलोजन या HX जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है वो इसके ऊपर योग करते हैं तो इसमें जुड़ने वाले अणु का धनावेशित भाग या इलेक्ट्रोफाइल डाइईन अणु पर अटैक करता है और एक कार्बोकेटायन बना लेता है, जो अनुनाद द्वारा स्टेबल हो जाता है। इसकी दोनों अनुनादी संरचनाओं में 2 कार्बन परमाणु C2 और C4 पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए जो X- है वो कार्बन परमाणु संख्या 2 या 4 किसी भी स्थान पर जुड़ सकता है। इसलिए 1-2 और 1-4 दोनों प्रकार के एडिशन प्रोडक्ट इसके अंदर बनते हैं। ये हमने इसकी मैकेनिज़्म ली और उससे इसको जो है उसको हम समझा रहे हैं। अब क्या इसकी रिएक्शन के अंदर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट हमेशा प्रथम कार्बन एटम पर ही अटैक करता है, द्वितीय कार्बन परमाणु पर यह अटैक नहीं करता है।
उस समय, क्योंकि उस समय जो प्राइमरी कार्बोकेटायन बनता है वो अनस्टेबल होता है, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटायन में रेजोनेंस नहीं होता है, इसलिए वो इसके अंदर नहीं बनता है। ये हम इसकी स्टेबिलिटी को इससे बताते हैं। अब 1,2 और 1,4 एडिशन उत्पाद कितना कितना बने, ये रिएक्शन के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। उच्च ताप पर अभिक्रिया कराने पर मेन प्रोडक्ट जो बनता है वो है 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, जबकि कम ताप पर बनता है वो होता है 1,2 उत्पाद। तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो उसके अंदर 1,4 एडिशन प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो उस समय कम टेम्परेचर पर 1,2 प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है। ये हमने यहाँ पर ब्यूटाडाइन की HBr के साथ योग करवाया, और उससे हम बताते हैं कि -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर ये रिएक्शन करवाई जाए तो उस समय जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो 1,2 प्रोडक्ट बनता है, और वही रिएक्शन अगर हम 40 डिग्री पर करवाते हैं तो उस समय जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो 1,4 प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरीके से टेम्परेचर का इसके ऊपर बहुत अधिक इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके बाद दूसरी जो मैकेनिज़्म है उसमें हम लेते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का। सयुग्मित डाइन ने मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा भी योगात्मक अभिक्रिया कौन सी 1,2 और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनाती है। ये वाली जो रिएक्शंस होती हैं ये सब रिएक्शन परऑक्साइड उत्प्रेरक की प्रेजेंस में होती है। ये हमने यहाँ पर एक रिएक्शन ली है और उसके एडिशन प्रोडक्ट को इसमें बताया है कि ये जो रिएक्शन है वो परऑक्साइड मैकेनिज़्म के द्वारा भी संभव होती है। तो इस तरीके से ये सयुग्मित जो हमने डाइन ली उसके एडिशन का 1,2 या 1,4 एडिशन कैसे होता है उसको हमने मैकेनिज़्म के आधार पर बताया। नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन के अंदर हम लेते हैं वो केमिकल रिएक्शन है इसकी ओजोनी अपघटन, ओजोनोलिसिस। सयुग्मित डाइनों के ओजोनी अपघटन से कार्बोनिल यौगिक के 2 अणु और डाई कार्बोनिल यौगिक का 1 अणु बनता है। ये इस रिएक्शन के अंदर एक सयुग्मित डाइन लिए, उसका ओजोनोलिसिस करवाया, उसके अंदर ये देखो 2 अणु तो कार्बोनिल के बने और एक डाई कार्बोनिल मॉलिक्यूल इसके अंदर बनता है। नीचे हमने ये पूरी रिएक्शन ली और उससे बताते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन, इसका जब हम ओजोनोलिसिस करवाते हैं तो 2 अणु फॉर्मल्डिहाइड के और 1 अणु उसके अंदर ग्लाइऑक्सेल का बनता है। ये इसका ओजोनी अपघटन। उसके बाद जो हम इसके अंदर रिएक्शन लेते हैं वो आती है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। पेरीसाइक्लिक या पेरी चक्रीय अभिक्रियाएं। पेरीचक्रीय रिएक्शन किसको कहते हैं कि वे अभिक्रियाएं जो कक्षकीय सममिति द्वारा नियंत्रित होती है और चक्रीय संक्रमण अवस्था द्वारा प्रोडक्ट बनाती है, वो सब पेरीचक्रीय अभिक्रियाएं कहलाती है। ये पेरीचक्रीय या पेरीसाइक्लिक रिएक्शन जो है वो 3 प्रकार की होती है। एक आती है इलेक्ट्रोचक्रीय अभिक्रिया, दूसरी हम लेते हैं चक्रीय संकलन या डिलसेल्डर अभिक्रिया, और तीसरी इसके अंदर हम जो रिएक्शन लेते हैं वो है इसकी थर्ड रिएक्शन में आएगा इसमें, वो है सिग्माट्रोपिक पुनर्विन्यास, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। ये 3 तरीके की रिएक्शन इनके अंदर होती है। पहली हम लेते हैं इलेक्ट्रोचक्रीय अभिक्रियाएं। ये सब रिएक्शंस उच्च ताप और प्रकाश की उपस्थिति में ब्यूटाडाइन के दोनों सिरे परस्पर सिग्मा बंध द्वारा जुड़कर एक साइक्लिक यौगिक बनाते हैं। इस प्रकार यौगिक का डाइईन से साइक्लोएल्कीन में समावयवीकरण हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन के विस्थापन से चक्रीय यौगिकों का निर्माण होता है, इसलिए इनको हम इलेक्ट्रोचक्रीय अभिक्रिया कहते हैं। ये रिएक्शन के अंदर हम समझाते हैं किस तरीके से इसमें जो है वो बॉन्ड शिफ्ट होता है और एक
साइक्लिक कंपाउंड बनता है। दूसरी टाइप जो हम लेते हैं वो है साइक्लो एडिशन और डाइलसेल्डर अभिक्रिया। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। संयुग्मिक डाइनों को जब हम एल्किनों से रिएक्शन करवाते हैं तो एक साइक्लिक यौगिक बनता है और इस अभिक्रिया को हम डाइलसेल्डर अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में डाइन एल्कीन की तरफ अट्रैक्ट होता है और इसे इन स्नेही व एल्कीन का डाइन स्नेही कहते हैं और इस अभिक्रिया का डाइन संश्लेषण भी कहते हैं। तो ये रिएक्शन डाइलसेल्डर अभिक्रिया कहलाती है। ये यहाँ पर हमने अभिक्रिया ली, इसमें ये है पहला वाला डाइन और दूसरा एल्कीन जो है वो है डाइन स्नेही। तो डाइन को कहते हैं इन स्नेही और एल्कीन को कहते हैं डाइन स्नेही और इस तरीके से साइक्लोहेक्सिन डेरिवेटिव इसके अंदर बनते हैं। तो ये डाइलसेल्डर अभिक्रिया थी। तीसरा इसके अंदर आता है और वो है सिग्मा ट्रॉपिक पुनर्विन्यास। इसके अंदर कभी कभी ताप अथवा प्रकाश की उपस्थिति के बिना किसी उत्प्रेरक की सहायता से एक सिग्मा बंध अपनी स्थिति बदलकर नए विन्यास वाला यौगिक बना देता है। इस प्रकार के पुनर्विन्यास को हम सिग्मा ट्रॉपिक पुनर्विन्यास कहते हैं। इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड जो है वो अपनी जगह बदल लेता है और रीअरेंजमेंट हो जाता है। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड ने अपनी जगह बदली इसलिए इसको हम सिग्मा ट्रॉपिक पुनर्विन्यास कहते हैं। तो संयुग्मिक डाइनें इस प्रकार के पुनर्विन्यास प्रदर्शित करती है। इस वाली रिएक्शन के अंदर जो एग्जाम्पल हमने लिया है उसके अंदर 1,5 विस्थापन होता है। ये एक एग्जाम्पल लेके हम सिग्मा ट्रॉपिक पुनर्विन्यास को समझाते हैं। तो इस तरीके से ये डाइन की कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके अंदर ओजोनोलिसिस, सिग्मा ट्रॉपिक पुनर्विन्यास, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, ये सब हम इसके अंदर हम लेते हैं। थैंक यू।